हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग जीरो टू हीरो झारखंड स्पेशल बैच में हो जनजाति के मुंडा मान की शासन व्यवस्था को देखेंगे। इससे पहले 5 और शासन व्यवस्था की वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उसे ज़रूर देखें ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे, सभी तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। और अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो हो जनजाति झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनका जो मूल स्थान है यानी कि इसका जो निवास स्थान अगर बोला जाए तो ये है कोल्हान क्षेत्र। और ये कोल्हान क्षेत्र में आज के डेट में जो 3 जिले आते हैं, एक है पूर्वी सिंहभूम, एक है पश्चिमी सिंहभूम और एक है सरायकेला खरसावां। कहा जाता है कि ये जो हो लोग हैं ये लोग काफ़ी जुझारू और कभी भी हार मारने वाली जनजाति नहीं थी। इनफैक्ट ऐसा भी है कि जो एक सर थॉमस जो विल्किंसन थे उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि हो जनजाति के बारे में कहा था कि इन्हें कभी भी आप लड़कर या युद्ध करके नहीं हरा सकते, बल्कि इसे सहमति से ही शांत किया जा सकता है। तो आप देखोगे कि इसी स्लाइड्स में आपको कई तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि जो हो जनजाति है उनकी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, या इस तरह से कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति है जिसे लड़ाका कोल कहते हैं। तो क्या था ना कि जो हो जनजाति को लड़ाका कोल भी कहा जाता था क्योंकि इनका जो जुझारूपन है और कभी भी हार नहीं मानने वाला के कारण इन्हें लड़ाका कोल कहा जाता था। तो क्वेश्चन अगर इस तरह आए कि कौन सी जनजाति को लड़ाका कोल कहा जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, हो जनजाति। तो थॉमस विल्किंसन ने ऐसा क्यों कहा कि इस जनजाति को लड़कर नहीं जीता जा सकता है बल्कि इसे सहमति से शांत रखा जा सकता है। तो इसके पीछे कारण था इनके द्वारा किए गए विद्रोह। बात है 1820-21 की। एक विद्रोह होता है जिसे हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह का कारण था कि जमींदारों और अंग्रेजों के द्वारा हो रहे शोषण था। हालांकि इसे मेजर रूसेज के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जनजाति लोग, यहाँ के जो जनजाति थे हो जनजाति, वो शांत नहीं हुए और फिर 1831-32 में एक और विद्रोह करते हैं जिसे कोल विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह इतना ज़्यादा व्यापक था कि अंग्रेजों को बिल्कुल हिला कर रख दिया। और हो जनजाति मतलब हिलाने के बाद क्या हुआ कि ये हो जनजाति से को हराने के बावजूद अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा और रेगुलेशन 13 लाना पड़ा। और ये रेगुलेशन 13 के अंतर्गत इस पूरे क्षेत्र को SWFA के अंतर्गत रखा गया। ये SWFA क्या है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसके अंतर्गत रखा गया और जो ऑलरेडी रेगुलेशन चला हुआ था यानी बंगाल रेगुलेशन, उसे हटा दिया गया। अब इन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क था। बंगाल रेगुलेशन जो था उसके अंतर्गत जो भी कानून आता था वो हर जगह के लिए मान्य होता था। जहाँ जहाँ भी अगर अंग्रेजी शासन है तो वहाँ के लिए वो एप्लीकेबल होता था। जबकि जब ये SWFA लाया गया वो उसमें आदिवासी को हित और परंपरा को भी ख्याल रख के तैयार किया गया था। और इस पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विल्किंसन रूल लाया गया 1837 में, जिसके अंतर्गत 31 प्रोविजंस या प्रावधान रखे गए जिसे हम लोग विल्किंसन रूल कहते हैं। इसमें कहा गया कि जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है वो यथावत चलते रहेगा और सरकार का हस्तक्षेप भी कम रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो गांव के प्रमुख है यानी मुंडा, उसको सिविल मामलों का, और जो पीढ़ के हेड है मान की, उसे आपराधिक मामलों का अधिकृत किया गया, उसके निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया। अब आइए देखते हैं ये शासन व्यवस्था बाकियों के शासन व्यवस्था से कैसे भिन्न था। इसके कुल 2 स्तर हुआ करते थे। साथ ही साथ इसमें एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली थी जिसमें टैक्स कलेक्शन का कार्य बहुत ही बढ़िया तरीके से होता था। और इन दोनों स्तरों में जितने भी पदाधिकारी होते थे उनको एक निश्चित सैलरी भी दी जाती थी।
तो आपने देखा यह शासन व्यवस्था कैसे बाकियों के शासन व्यवस्था से भिन्न था। ये सबसे पहले किया दिखा कि इसमें सिर्फ 2 ही लेवल हैं, यानी 2 ही जो स्तर हुआ करते थे। साथ ही साथ इसमें टैक्स कलेक्शन भी होता है, जैसे हम लोगों ने मुंडा में देखा था कि टैक्स कलेक्शन का कोई भी सिस्टम नहीं था। साथ ही साथ इनके जो भी पदाधिकारी थे, जो भी मेंबर्स इसमें एसोसिएट थे, तो उन सभी को एक सैलरी, एक वेतन के तौर पे दिया जाता था। तो आइए ये दोनों स्तरों को देखते हैं। जो गांव होता है उसे हातू कहा जाता है और उसके प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। और ये मुंडा जो है, इसका कार्य क्या था कि गांव में अगर कोई तरह का विवाद है या पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं या फिर संपत्ति संबंधी विवाद है, तो उन सारे विवादों का निपटारा करना होता था। और इस सारे कार्य को करने के लिए, उसके सहायता के लिए डाकुआ हुआ करते थे। अब ये डाकुआ क्या थे, ये प्यून की तरह काम करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हाथू मुंडा के पास एक ही डाकुआ हो, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते थे, कई डाकुआ एक हाथू मुंडा अपने पास रख सकता था। साथ ही साथ क्या था कि धार्मिक कार्यों के लिए देवरी नाम का एक पद था, वो धार्मिक प्रधान भी होता था। और इसके नीचे एक उप धार्मिक प्रधान होता था जिसे यात्रा देवरी कहा जाता है। और दूसरा स्तर था, वो था पीड़। 5 या 5 से ज़्यादा गांव मिलकर पीड़ का निर्माण करते थे और इसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। जिन मामलों का समाधान हाथू मुंडा या मुंडा नहीं कर पाता है, उसे मानकी द्वारा सुलझाया जाता है। अब आइए इसके कर प्रणाली को देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि इनका जो टैक्स सिस्टम है इतना बढ़िया था कि सारे लोगों के लिए ये एक विन विन वाला सिचुएशन था। चाहे वो गांव वाले हो या कोई पदाधिकारी हो या कोई अंग्रेजी हो, तो सभी को इस पद्धति से फ़ायदा होता था। तो ये क्या था, एक विन विन कंडीशन था। तो आइए समझते हैं इसको, आखिर ये था क्या। मान लिया जाए कि मुंडा ने 1 रुपये, यानी कि उस वक्त के हिसाब से 16 आना का कर को वसूला। अब इस 16 आना से 4 आना वो मुंडा खुद के पास रखेगा, बाकी का 12 आना जो है वो मानकी को दे देगा, जिसे मानकी अंग्रेजे को देगा। ये था। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया, ये भी प्रावधान था कि अगर मानकी कुल 16 आना जो पैसा है वो इकट्ठा किया और अंग्रेजों को जमा किया, तो उसमें से 1 आना वो मानकी को दिया जाएगा। 16 आना में से 1 आना मानकी को दिया जाएगा। और जो शुरू का 16 आना था, 16 आना में जिसमें मुंडा ने अपने पास 4 आना रखा और 12 आना को मानकी को दिया और मानकी ने अंग्रेजों को सबमिट किया। और अब मानकी ने क्या किया, मानकी ने 16 आना टोटल कुल अगर जमा किया है अंग्रेजों के पास, तो उसमें से 1 आना मानकी को भी प्रदान कर दिया गया। तो आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कर प्रणाली काम करता था। अब आगे देखते हैं। इसमें एक दंड के मामले में भी बात किया जाता है कि कहा गया कि जो इनका शासन व्यवस्था है उसमें अगर बड़े अपराध को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी का निवारण और सभी चीज़ को वो मानकी मुंडा प्रशासन के हिसाब से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि दंड देने का भी अधिकार दोनों स्तर में था। लेकिन मामला यानी जो अपराध हो वो बड़े स्तर का ना हो, वाइटल क्राइम्स ना हो, जैसे कि कहीं पर बलात्कार नहीं हुआ हो या फिर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ हो कि मर्डर ना हो गया हो, डकैती नहीं हो। तो छोटे मोटे मामलों का ये इनके पास दंड देने का भी अधिकार था। कहा जाता है कि दंड में इस तरह से इसमें बांटा गया कि अगर किसी को दंड में अगर मान के चलिए 16 आना दिया गया है, किसी अपराधी को दंड के तौर पर 16 आना का सज़ा दिया गया है कि 16 आना आपको जमा करना, तो उसमें से जो 8 आना होगा उस 8 आना का इस्तेमाल किया जाएगा कि जो गांव में विकास होगा, यानी गांव में विकास का कार्यों में इस 8 आना को इस्तेमाल किया जाएगा। और जो बाकी 8 आना बचे, वो बाकी 8 आना से जो हम लोगों ने डाकुआ, देवरी और यात्रा देवी को देखा था, उसके पेमेंट के रूप में किया जाएगा। इस तरह से बांटा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस शासन व्यवस्था को हर वर्ग के लिए कितना उचित था, है ना। हर एक जो आदमी से एसोसिएट है इस मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, वो हर एक लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो और ये जो है शासन व्यवस्था बाकियों के शासन व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है और अलग है, इसलिए ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और यहाँ कुल मिला के हमारे क्लास की आज अंत होती है, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था से रिलेटेड फैक्ट्स के भी। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो मेरी मेहनत को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।